हाय, मैं डॉक्टर कांति चौबे, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट BYTPG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग में पदस्थ हूँ। आज हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि BSc फाइनल के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स का वो समूह होता है या किसी भी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का वह समूह होता है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में पर्टिकुलर टाइम में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन दो प्रकार की होती है, मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन में एक ही जाति के या स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का हम अध्ययन करते हैं, और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स एक से अधिक जाति के या प्रजाति के पाए जाते हैं, जो कि कम्युनिटीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जिसमें कि विभिन्न जातियां एक कॉमन हैबिटेट्स की अंतर्गत एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं। आज हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन हम पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्पर्शन और स्पेशियल डिस्पर्शन, एज स्ट्रक्चर, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और फ्लाइट टेबल्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। बेसिकली पॉपुलेशन, नाउ वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट। हम अब पहले पॉइंट पर जा रहे हैं, जिसमें है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज सामान्यतः नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स उपस्थित हैं, वो पॉपुलेशन साइज कहलाता है। इसमें हम इंडिविजुअल्स के एज ग्रुप को कंसीडर नहीं करते हैं। विभिन्न साइज के या विभिन्न एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स इसमें आ सकते हैं। जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनवायरनमेंट में हम अध्ययन करते हैं। डेंसिटी को हम न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, लार्ज साइज के ऑर्गेनिजम्स में ये बायोमास डेंसिटी के रूप में आता है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो 1 हेक्टेयर स्क्वायर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, वो उसका टोटल बायोमास कहलाता है, और इनमें भी उनका साइज जो है वो डिफर करता है। डिस्पर्शन के आधार पर डेंसिटी दो प्रकार की होती है, क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी जो है वो पर यूनिट टोटल स्पेस या नंबर ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट करती है, जबकि इकोलॉजिकल डेंसिटी या स्पेसिफिक या इकोनॉमिक डेंसिटी जो होती है वो पर यूनिट हैबिटेट स्पेस, मतलब जिस स्थान पर ये ऑर्गेनिजम्स उपस्थित होते हैं वहां के टोटल एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स उपस्थित हैं वो इकोलॉजिकल डेंसिटी के अंतर्गत आते हैं। क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी को समझने के लिए ये एक एग्जांपल को मैंने ग्राफ के द्वारा बताया है। किसी पॉन्ड में नंबर ऑफ फिशेस उनके ब्रीडिंग सीजन में, ये इस ग्राफ में नीचे एक्स एक्सिस पर हमने लिए हैं मंथ्स और वाई एक्सिस पर उनका वाटर लेवल और उनकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जबकि इनका ग्रोथ रेट काफी अधिक होता है, और उस समय चूंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी इकोलॉजिकल डेंसिटी बढ़ती है रिप्रोडक्टिव एज के कारण, और जो यहाँ पर चूंकि इकोलॉजिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये है कि उस सीजन में इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अधिक बढ़ जाती है। जबकि क्रूड डेंसिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस एरिया में या उस रीजन में उस मंथ में कम हो जाते हैं। Then second point is population dispersion और spatial dispersion। Dispersion का मतलब होता है
कि पॉपुलेशन के अंदर किसी भी इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन होती है वो स्पेस के अकॉर्डिंगली एक दूसरे के रिलेटिव होती है, अर्थात जितना अधिक स्पेस होगा उनका डिस्पर्शन उतना स्कैटर्ड हो सकता है। नेचर में जो बायोटिक इंटरैक्शंस हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी प्रभावित होते हैं और हम बेसिकली 3 प्रकार के पॉपुलेशन डिस्पर्शन को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 इज रेगुलर डिस्पर्शन, नंबर 2 रैंडम डिस्पर्शन एंड नंबर 3 क्लम्प डिस्पर्शन। रेगुलर डिस्पर्शन में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोर और लेस इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ हमको देखने को मिलता है। वैसे ये नेचर में काफी रेयर होता है, परंतु यदि हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखें तो जब खेतों में हम फसल को बोते हैं तो वहां पर उसे एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं, परंतु एनिमल्स के केस में ये डिस्पर्शन जो है वो उनके बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है रैंडम डिस्पर्शन। रैंडम डिस्पर्शन में इंडिविजुअल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी एक इंडिविजुअल का दूसरे उनके नेबर्स के साथ में रिलेशन नहीं होता है। इस तरह का डिस्पर्शन भी नेचर में रेयरली पाया जाता है। थर्ड टाइप इज कॉल्ड क्लम्प डिस्पर्शंस। क्लम्प डिस्पर्शंस में इंडिविजुअल्स पैचेस के रूप में या बंडल्स के रूप में किसी एक स्थान पर फैले हुए होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल सोशल एग्रीगेशंस के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे टर्माइट्स की कॉलोनी में देखने को मिलता है, बीज की कॉलोनीज में देखने को मिलता है, और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के फेवरेबल होने पर काफी अधिक देखने को पाया जाता है। इस फिगर में आप देखिए, इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब एक दूसरे से इक्वल स्पेस के इंटरवल पर अरेंज हैं। इसका मतलब ये है कि इक्वल स्पेसिंग में ये अरेंज होते हैं। इस तरह का पैटर्न हमको एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप लैंड्स में देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज रैंडम डिस्पर्शन। रैंडम में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, दे में बी अरेंज स्कैटर्डली और इन ए डिफरेंट पैटर्न। एंड थर्ड वन इज क्लम्प पैटर्न। क्लम्प पैटर्न्स में इंडिविजुअल जो हैं ये पैचेस के रूप में एक स्थान पर एग्रीगेट हो जाते हैं, तो इस तरह से ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल एजेस हमको देखने को मिलती हैं। ये होती हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। इनको प्रदर्शित करने के लिए एज पिरामिड्स के मॉडल्स को हम देखते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोडेनहेमर 1938 बेसिकली 3 प्रकार के एज पिरामिड्स पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है ए पिरामिड विथ ए ब्रॉड बेस और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में यंग इंडिविजुअल्स का परसेंटेज सबसे अधिक होता है और यह पिरामिड हमें रैपिडली ग्रोइंग यंग पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है, जहां की जन्म दर काफी अधिक होती है और उसके कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रेट में होता है, जैसे कि ईस्ट, हाउस फ्लाई और पैरामीशियम में। इसमें सक्सेसिव जनरेशंस जो हैं वो काफी तेजी से संख्या में बढ़ती हैं और इस तरह से इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड बेस के रूप में देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप कहलाता है बेल शेप्ड पॉलीगॉन पिरामिड। इसमें पॉपुलेशन स्टेशनरी होती है, जहां की प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स की संख्या लगभग बराबर होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है अनशेप्ड पिरामिड। बैक कैसे जाते हैं? अनशेप्ड स्ट्रक्चर में यंग इंडिविजुअल्स का परसेंटेज काफी कम होता है, जिसके कारण की पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में चली जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जन्म दर है वो काफी तेजी से कम होती है और इसलिए प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं ये दोनों अन्य 2 पिरामिड्स के तुलना में काफी
कम होती है। ये फिगर है जिसमें कि हम ये 3 तरह के पिरामिड्स देख रहे हैं। पहला है ट्रायंगुलर पिरामिड, जो कि यंग पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है। इस पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज जो है वो काफी अधिक होती है, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कम होती है। स्टेबल पॉपुलेशन हमें बेल शेप्ड पिरामिड में मिलती है और अनशेप्ड पिरामिड में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में होती है, जहां की प्री रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है ये काफी कम संख्या में देखने को मिलता है। इसी तरह से एज के साथ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 प्रकार से होता है, फ्लैट, साइक्लिकल पैटर्न एंड डिसरप्टिव पैटर्न। फ्लैट पैटर्न में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं रिप्रोडक्टिव एज में यूनिफॉर्मली बढ़ते हैं और इस तरह से ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लिकल पैटर्न में इनका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एक निश्चित क्रम में घटता बढ़ता रहता है, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिकल पैटर्न। डिसरप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रेगुलर पैटर्न या सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है। इनमें इनकी जब रिप्रोडक्टिव एज होती है तो ग्रोथ काफी अधिक हो जाती है, इसके बाद मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो इस तरह से एज के साथ में ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कोई एक निश्चित पैटर्न में नहीं होता और इसे हम कहते हैं डिसरप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर, यानी नए इंडिविजुअल्स का उत्पन्न होना। खास करके एनिमल्स के केस में जन्म दर उसके बर्थ रेट या हैचिंग या फिशन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेटेलिटी रेट को हम संख्या के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पर फीमेल के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में नेटेलिटी रेट बर्थ रेट के लगभग बराबर होती है। इस 2 प्रकार की नेटेलिटीज होती हैं। पहला है मैक्सिमम नेटेलिटी, जिसे एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है और ये मैक्सिमम नेटेलिटी आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में देखने को मिलती है। इसे फिकंडिटी रेट भी कहते हैं। दूसरा है इकोलॉजिकल नेटेलिटी, जो कि पॉपुलेशन एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो इंक्रीज होती है वो कहलाती है इकोलॉजिकल नेटेलिटी। नेटेलिटी को हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डेल्टा जो वर्ड है ये रेंज के लिए यूज किया जाता है और डेल्टा NN अपॉन डेल्टा T। डेल्टा NN अपॉन डेल्टा T is equal to absolute natality rate. Delta NN upon N delta T, this is the specific natality rate, that is the natality rate per unit of population. Here N is the initial number of organisms, small n is new individuals in the population and T is equal to time. नेक्स्ट स्लाइड में आ रही। नेटेलिटी का दर या जन्म की दर किसी भी फीमेल इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स के लिए ऑफस्प्रिंग से डिटरमाइन की जाती है। ये भी इसके भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 इज क्लच साइज, जहां की यंग इंडिविजुअल्स एक बार में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा है कि उनके एक से दूसरे रिप्रोडक्टिव इवेंट के बीच में कितना टाइम है या कितने समय के बाद ये 2 इवेंट्स के बीच में कितना समय लगता है। थर्ड है एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, पहला रिप्रोडक्शन एज क्या थी, क्योंकि हम हायर एनिमल्स के केस में देखते हैं, हमने पहले देखा प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज में फर्स्ट टाइम उनमें रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, ये प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है वो मॉर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करती है।
मॉर्टेलिटी भी दो प्रकार की होती है, मिनिमम मॉर्टेलिटी एंड इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। मिनिमम मॉर्टेलिटी को स्पेसिफिक या पोटेंशियल मॉर्टेलिटी भी कहते हैं। थ्योरेटिकली इसमें मिनिमम लॉस होता है, जिसमें कि कोई भी आइडियल कंडीशन या नॉन लिमिटिंग कंडीशंस में हमें ये देखने को मिलता है। इट इज कांस्टेंट फॉर ए पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड natality is the actual loss of individuals under a given environmental conditions. Ecological mortality is not constant for a population and it varies with population and environmental conditions. यहाँ पर environmental conditions में जैसे कि predations हैं, diseases हैं या दूसरे जो ecological hazards होते हैं, उसके कारण ecological natality is always higher than the minimum. Ecological mortality is always higher than the minimum mortality. अब mortality और natality के बीच में भी एक संबंध होता है, जिसको कि हम वाइटल इंडेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाइटल इंडेक्स जो है वो बर्थ और डेथ रेशियो को रिप्रेजेंट करता है और इसको परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए दिस इज दी 100 into birth upon deaths and this is called vital index. Next point, survivorship curves. किसी भी पॉपुलेशन में सर्वाइवलशिप कर्व जो होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वाइवल रेट्स होती हैं उसको हम इसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व्स भी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट निकाल दो मैं। सर्वाइवरशिप कर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 इज हाईली कॉन्वेक्स कर्व इन विच this example is in mammals where the mortality rate is slower or lower and it attains at the maturity or life spawns. In this case, this curve is in this figure. This is the curve A type are represented by the red color, shows by the red color. यहाँ पर मैक्सिमम सर्वाइवरशिप होती है। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड डायगोनल कर्व, जैसे बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में और कुछ इंसेक्ट्स में हमको देखने को मिलता है, जहाँ की जो सर्वाइवरशिप रेट है वो एक रेगुलर पैटर्न में होती है या डायगोनली रिप्रेजेंट की जाती है। थर्ड टाइप ऑफ कर्व इज हाईली कॉन्केव कर्व। ये हमें प्लांट्स में या ऑयस्टर्स में देखने को मिलता है, जहाँ की आफ्टर मैच्योरिटी उनका डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट काफी अधिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोटिक पोटेंशियल। हर एक पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिजम्स में ये इनहेरेंट टेंडेंसी पाई जाती है कि वो अपने समान इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करें। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनलिमिटेड होती हैं तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो होती है पर इंडिविजुअल वो कांस्टेंट होती है और उस फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये मैक्सिमम होती है। तो और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल आर। एक्चुअली आर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक natality rate and specific death rate. So it can be expressed as R is equal to B minus D. So overall population में यदि हम देखें कि ग्रोथ रेट किस प्रकार से होती है, तो अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस में एज कंपोजिशन और ग्रोथ रेट जो है वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होती है। परंतु कई बार हम ये देखते हैं कि जो आर का मान है वो स्पीसीज डिपेंडिंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जबकि स्टेशनरी और स्टेबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जहाँ की आर का मान सबसे अधिक होता है। परंतु और इसे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। चैपमैन 1928 ने
बायोटिक पोटेंशियल को डेजिग्नेट करने के लिए मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिजम्स में इनहेरेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण वो सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं और उससे उनका नंबर बढ़ता है। या एल्जेब्रिक मीन्स में हम सब में ये देखते हैं कि नंबर ऑफ यंग प्रोड्यूस्ड एट ईच रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो सेक्स रेशियो और उनकी सर्वाइवल जो रेट होती है अंडर पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है वो उसके बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। बायोटिक पोटेंशियल नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और एज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल वाइटल स्टैटिस्टिक्स में मॉर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रूप में हर एक एज ग्रुप के अंदर और जेंडर में देखने को मिलता है। प्रत्येक टेबल में कॉलम्स में हम इंडिविजुअल्स की एज को, उनके प्रत्येक एज में सर्वाइवल रेट को और उनके डेथ रेट को और साथ ही साथ उसमें उसके फर्टिलिटी रेट, और फर्टिलिटी रेट जो है दैट इज द नंबर ऑफ यंग वन बॉर्न एट ईच एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि ग्रोथ बढ़ रही है या किसी भी पॉपुलेशन में कितनी घट रही है, ये उसके नेट रिप्रोडक्टिव रेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी हर एक इंडिविजुअल के द्वारा कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देन पॉपुलेशन डेंसिटी को किस प्रोसेस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एनवायरनमेंट में वहां पर उसके कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। हर एक लेवल पर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ये डिपेंड करती है कि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से फ्लक्चुएट कर सकता है या कैसे उसको प्रभावित कर रहा है। यदि एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तो जो फ्लक्चुएशन ट्रेंड है वो काफी स्टेबल होता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो होता है वो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी यानी जन्म दर, और इमिग्रेशन मतलब किसी अन्य स्थान से वहां पर इंडिविजुअल्स के आने के द्वारा बढ़ती है, और उसके मृत्यु दर और उनके एमिग्रेशन से ये घटती है। ये फैक्टर्स पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या डेंसिटी इंडिपेंडेंट का भी प्रभाव यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं ये प्रोपोर्शनल इफेक्ट्स को इंक्रीज करते हैं, जिसमें कि कंपटीशन और प्रिडेशन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है बाय डिप्रेस्ड इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन एंड डेंसिटी इज increased. Inversely, density dependence also occurs if the intensity of the factors decreases proportionately as density increases. अर्थात जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है प्रोपोर्शन घटता जाता है। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो इफेक्ट है उसके कारण डेंसिटी परिवर्तित होती है। एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे फ्लड है, फायर है, ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी को डैमेज करते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसके कारण की ऑब्जर्व डेंसिटी डिटरमाइन होती है। ये फैक्टर्स पॉपुलेशन डायनेमिक्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत भी कंसिडर की जा सकती है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। इंट्रा स्पेसिफिक डेंसिटी डिपेंडेंट इंटरेक्शंस जो हैं ये पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, जिसे हम सेल्फ रेगुलेटिंग फैक्टर्स के रूप में भी जानते हैं। ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स में आसानी से
कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्यूमुलेशन से भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है। सोशल बिहेवियर भी सेल्फ रेगुलेटरी फैक्टर्स के अंतर्गत आता है, जिनमें कि कई जातियों के इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, फूड के लिए या टेरिटरी के लिए आपस में इंटरेक्शन करते हैं और उसके कारण उनका रेगुलेशन कंट्रोल होता है। इसी तरह से डेथ या मैट्स के द्वारा मैटिंग फेल्योर्स के कारण भी पॉपुलेशन रेगुलेशन होता है या उसकी डेंसिटी रेगुलेट होती है। References: Ecology and Environment by P.D. Sharma and Encyclopedia Britannica. Thank you.